आज के सेशन में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको अपनी ITR 3 फाइल करनी है। ITR 3 फाइल की जाती है उस केस में जब आपके पास बिजनेस इनकम भी है। इसके साथ ही मेरा फोकस रहेगा शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस के ऊपर, स्पेशली F&O ट्रांजैक्शंस। F&O ट्रांजैक्शंस बिजनेस की श्रेणी में आते हैं, तो आपको कैसे यहाँ पे टर्नओवर कैलकुलेट करनी है, कैसे यहाँ पे आपको अपनी ऑडिट एप्लीकेबिलिटी देखनी है, इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे आपको इमीडिएटली बनाने हैं और रिटर्न कैसे आपको फाइल करनी है। वीडियो काफ़ी टेक्निकल रहेगी, तो कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को कम्प्लीटली समझें। अगर आप कहीं भी मिस आउट कर देते हैं चीज़ों को और ये मिस्टेक अगर आपकी ITR में हो जाती है तो आपको काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है, तो वीडियो को ध्यान से समझिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए P&L रिपोर्ट फ्रॉम द ब्रोकर। जो भी आपका ब्रोकर है, चाहे वो जीरोधा है, एंजल है, उससे आपको P&L रिपोर्ट लेनी है, आपसे डाउनलोड कर लीजिए। मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको F&O ट्रांजैक्शंस की टर्नओवर कैलकुलेट करनी है। टर्नओवर इसलिए कैलकुलेट करनी है क्योंकि टर्नओवर से डिटरमिन होती है कि आपके ऊपर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं। ऑडिट की जो थ्रेशोल्ड है स्पेशली फॉर F&O ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ये पूरे ट्रांजैक्शंस बैंकिंग चैनल के थ्रू होते हैं, 10 करोड़ की लिमिट है, तो वो हम चेक करेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट। नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स। क्या आपको बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है या नहीं है। इसके अलावा बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आपको जब ITR 3 फाइल करनी होती है तो वहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के आइटम्स अपडेट करने पड़ते हैं। अदर शेयर मार्केट रिलेटेड इनकम्स, उस पर भी मेरा थोड़ा फोकस रहेगा, लेकिन ज्यादा फोकस रहेगा F&O ट्रांजैक्शंस के ऊपर। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स में जरूर पूछिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर क्वेश्चन का जवाब जल्द से जल्द दे सकूं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस उनके आधार पर तैयार करता हूं, तो उससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। ओके, सबसे पहले जो मेरे स्क्रीन पर आपको एक्सेल फाइल दिखाई दे रही है, यह है रिपोर्ट। यह आपकी P&L रिपोर्ट जो आपको आपके ब्रोकर ने दी होगी। आपको यहाँ पर जो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, आप देखिए बाय का जो कॉलम है वह है आपका, यह कॉलम बाय के लिए है, ये कॉलम आपका सेल के लिए है। आपको गेन या लॉस जो हुआ है उसके लिए आप इस टोटल कॉलम को देखिए। जो आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है आपके F&O ट्रांजैक्शंस पे, ये सारे आपके F&O ट्रांजैक्शंस हैं। इसके अलावा आपने चार्जेस यहाँ पर जो पे किए हैं उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, क्या आपके यहाँ पे चार्जेस रहे हैं, और आपका STT आपका यहाँ पे कितना रहा है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। STT भी एक खर्चा ही आपके लिए, और पूरे खर्चे आप अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो इन दिस केस अगर मैं बात करूं तो आपके जो टोटल खर्चे हैं वो है यहाँ पर 3537। मैं यहाँ पे 3537 लिख भी देता हूं। अब ITR 3 के केस में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है कि क्या आपके ऊपर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया था। लास्ट ईयर तक हम जैसे टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे थे वैसा अब नहीं करना है। यहाँ पर एक अपडेट है, ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूले की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टर्नओवर। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर लगाएंगे एब्सोल्यूट का फॉर्मूला ABS, और उसके बाद आप अपने प्रॉफिट या लॉस जहाँ पे भी आपको हुआ है, अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती हैं चीज़ें, तो वहाँ पर आप इस फॉर्मूले को लिंक कर देंगे। मैं फिर से कर देता हूँ ABS और टोटल। तो इससे क्या होगा, एब्सोल्यूट से आपका प्लस और माइनस का जो इम्पैक्ट है वह हट जाता है। अब देखिए, चाहे आपको लॉस हुआ है वो भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव नंबर दिखेगा, जो पॉजिटिव नंबर है वो तो आपको पॉजिटिव दिखेगा ही दिखेगा। तो इस हिसाब से आपके जितने भी नंबर्स यहाँ पे हुए हैं सेल या परचेज के, पूरे आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई दिए हैं। आपने कैलकुलेट कर लिया इनको। अब मैं इसका सम कर लेता हूँ, तो इससे मुझे यहाँ पे टर्नओवर पता लग जाएगी। इस केस में 10 लाख का अमाउंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी मेरी टर्नओवर to understand the applicability of audit is only 10 लाख रुपीज। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ऑडिट लगेगा या नहीं लगेगा। यहाँ पे ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, नो ऑडिट। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए यह अमाउंट मेरा 10 करोड़ को एक्सीड कर जाता, 10 करोड़ को एक्सीड कर जाता, तो मुझे यहाँ पर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी हो जाती। इन दिस केस ऑडिट इज नॉट एट ऑल नीडेड। ठीक है, तो पहली चीज हमने चेक कर ली। अब मुझे इस कॉलम की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे सिर्फ यही चेक करना था कि ऑडिट लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं लगेगा मैं इसे इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि इस टर्नओवर के कोई मायने नहीं है। अब मुझे देखना है कि मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। तो मैंने कितने के ऑप्शंस खरीदे हैं। बाय अमाउंट है मेरा 90 लाख का और सेल अमाउंट है मेरा 81 लाख का। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है, और मुझे इस पूरे ट्रांजैक्शन को एक प्रॉफिट एंड लॉस की अगर शेप देनी हो तो मैंने एक शीट में एक एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे प्रिपेयर किया। देखिए, परचेज ऑफ ऑप्शंस 90 लाख, ये मैंने कहाँ से डाले हैं, परचेज मैंने डाला है 90 लाख इस कॉलम से। आप चाहे जीरोधा, एंजल, किसी भी ब्रोकर के पास ये रिपोर्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। बहुत ही
इजी तरीके में आपको ये परचेज या सेल की अमाउंट वहां पर दिख जाएंगे। तो परचेज ले लीजिए, सेल ले लीजिए और यहाँ से आपको चार्जेस भी मिल गए 3537। ये आप चार्जेस यहाँ पे चार्जेस 3537 मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो परचेज हो गया। इंटरनेट वगैरह का खर्चा मैंने यहाँ पे डाल दिया। रेंट जो आप कुछ पे करते होंगे ऑफिस वगैरह का, रिचार्ज अगर आप करते हैं इंटरनेट नेट जो भी आपका है, कंसल्टेंसी फी मान लीजिए आपने सीखा है, कुछ कोर्सेज लिए हैं, कुछ इस टाइप का कुछ भी कंसल्टेंसी वगैरह किसी को दी है तो वो आप यहाँ पे डालिए और चार्जेस भी आप यहाँ पे डालिए। टोटल आप सेल्स का अमाउंट यहाँ पे डालेंगे जो आपकी सेल हुई है। तो इससे आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका लॉस आ गया है। बैलेंसिंग फिगर जो आपकी है ये आपका लॉस है। अगर आपका प्रॉफिट होता तो अमाउंट यहाँ पे आ जाता। तो अब ITR 3 फाइल करने का मकसद यह है कि जो लॉस है इस लॉस को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा अगले सालों के लिए, ताकि मुझे इस लॉस को मौका मिले इस लॉस से अपना फ्यूचर का प्रॉफिट सेट ऑफ करने का। ठीक है, तो अब साथ ही मैंने एक छोटी सी बैलेंस शीट भी यहाँ पे बनाई है। बहुत साधारण इसमें आइटम्स डाले हैं जो भी किसी साधारण से व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं। आप इसे देख लीजिए। कुछ डेटर्स है, एसेट साइड में कुछ लैपटॉप, मोबाइल फोन, कुछ कैश है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है। इस टाइप से एक साधारण सी मैंने बैलेंस शीट बनाई है। आपकी बैलेंस शीट हो सकता है इससे कंप्लीटली डिफरेंट हो, लेकिन आपको इससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर मिल जाएगी। चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। मैं इनकम टैक्स पोर्टल पर मैंने लॉग इन कर लिया है। अगर आप रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी और भी क्रिएटर्स की आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि कैसे आपको अपना इनकम टैक्स पर रजिस्ट्रेशन करना है और यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है, वो आप बना लीजिए। उसके बाद आप आएंगे ई फाइल बाद इनकम टैक्स रिटर्न एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर। आपने यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर चूज किया विच इज 23-24 और उसके बाद आपने यहाँ पे ऑनलाइन फाइल करने का ऑप्शन चूज किया और कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब एज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दीजिए। नॉर्मल तौर पर आप इंडिविजुअल ही होंगे तो आप इंडिविजुअल पर क्लिक कीजिए और कंटिन्यू। विच ITR फॉर्म टू फाइल, ITR 3 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा कौन से केसेस में, जब आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, यानी अगर आपके पास मान लीजिए सैलरी है प्लस बिजनेस है तो ITR 3, कैपिटल गेन्स है प्लस बिजनेस है तो ITR 3, और बिजनेस का मतलब FNO ट्रांजैक्शंस भी बिजनेस ही कहलाता है, बिजनेस की कैटेगरी में आता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो मैं ITR 3 मैंने यहाँ पे चूज किया, प्रोसीड विद ITR 3 पर क्लिक कर दिया और उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अगर आपकी ज्यादा है टैक्सेबल इनकम, या फिर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, इस पर कभी किसी और वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। अभी मैं अदर्स चूज कर लेता हूँ क्योंकि इनको अल्टीमेटली लॉस ही है, तो हमने अदर्स चूज कर लिया। आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। इस शेड्यूल को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पैनल है, यहाँ पे आपको देखिए नंबर ऑफ शेड्यूल्स दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए 1 इस इनकम वाले सेक्शन में आपका 6 शेड्यूल्स हैं, बिजनेस में 7 शेड्यूल्स हैं, डेप्रिसिएशन में 5 शेड्यूल्स हैं। इतने सारे शेड्यूल्स हो सकता है आपके ऊपर एप्लीकेबल ना हो, इसमें आपका काफी समय व्यर्थ जाए, जो हम नहीं चाहेंगे। तो आप यहाँ से उन्हीं शेड्यूल्स को चूज कीजिए जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, अन्यथा नहीं। तो चलिए जनरल में, तो ये फर्स्ट वाला है जनरल इन्फॉर्मेशन, यह तो आपको देनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है, इसके अलावा तो आपका काम नहीं चल पाएगा। सेकंड आप इनकम वाले में आइए। तो इनकम में आपके पास देखिए शेड्यूल सैलरी, अगर सैलरी इनकम है तो आप यहाँ पर चेक कीजिए, अदरवाइज आप इसे हटा दीजिए। सैलरी की इनकम कैसे दिखानी है, ITR 1 की कोई भी आप मेरी वीडियो रेफर कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप अपनी सैलरी इनकम दिखा लीजिए। मल्टीपल चीजों पर मैं नहीं फोकस करना चाहता। दिस पर्टिकुलर वीडियो इज ओनली फॉर FNO ट्रांजेक्शन, शेयर मार्केट में जो आप FNO के ट्रांजेक्शन करते हैं, एंड ITR 3 जो कि थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ टॉपिक है, मैं सिर्फ उसी पे फोकस करना चाहता हूं। अगर मैं सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की चीजें डिस्कस करूंगा तो जो टॉपिक है वो एक्चुअली डाइल्यूट हो जाता है, तो मैं यहाँ पे इनको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन्स, अगर आप FNO के साथ आप इक्विटी में भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, 2-4 दिन रख के, महीना भर रख के आप फिर से शेयर्स को सेल ऑफ करते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स को आपने परचेज किया फिर सेल किया, आपको वहाँ पे कैपिटल गेन्स या फिर लॉसेस हुए हैं, तो आपको ये टिक करना है, अदरवाइज आप इसे हटा दीजिए। तो मैंने इसको भी हटा दिया है, लेकिन ये हटता नहीं है, दिस इज अ मैंडेटरी थिंग। हम यहाँ पे जो भी अमाउंट्स होंगे वो डाल देंगे। नेक्स्ट 112 डिटेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म गेन, इसे मैं हटा देता हूँ। उसके बाद हमारे पास देखिए नंबर ऑफ शेड्यूल्स है जो हमें नहीं चाहिए, इन्हें हम हटा देंगे। अदर इनकम भी कुछ नहीं है, अगर आपके पास है कुछ अदर इनकम तो आप बेशक दिखा दीजिए, कुछ इंटरेस्ट या डिविडेंड। हालांकि सिंपल टॉपिक है तो मैं इसको नहीं चूज कर रहा हूँ। इसके बाद ये सारे मैंने हटा दिए हैं। इसके बाद आप आएंगे बिजनेस पे। तो बिजनेस पे आप देखिए मल्टीपल यहाँ पे फिर से शेड्यूल्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस, शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, ये सब आपके रहेंगे, आपने नहीं हटा पाएंगे, तो आप इसे रखिए। शेड्यूल अदर इन्फॉर्मेशन फॉर बिजनेस, अगर आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपको ये डालना रहता है, अदरवाइज नहीं डालना, तो आप इसे हटा दीजिए। शेड्यूल क्वांटिटेटिव डिटेल्स, अगेन एप्लीकेबिलिटी नहीं है। शेड्यूल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर डेप्रिसिएशन पे आके मैंने डेप्रिसिएशन को भी हटा दिया है, FNO पे काहे का डेप्रिसिएशन। डिडक्शन के बाद देखिए जो भी आपके पास डिडक्शन है आप इसे चेक रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे हटा दीजिए। नॉर्मल तौर पे हमारे जैसे आम व्यक्तियों के लिए 6A चैप्टर 6A की डिडक्शंस एप्लीकेबल होती हैं, अगर है तो आप इसे रख लीजिए, अदरवाइज आप इसे भी हटा सकते हैं। तो इनकी कुछ ATC की डिडक्शन है, इसलिए मैं इसे रख लेता हूँ। अब नेक्स्ट आएंगे
टैक्सेस वाला सेक्शन है। यहाँ पे देखिए एक तो मैंडेटरी शेड्यूल है, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इससे आप हटा नहीं पाएंगे। शेड्यूल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम मैंडेटरी, ये भी मैंडेटरी है। इसके अलावा के जो ऑप्शंस हैं आपके पास 1 2 3 4, यहाँ पे आपने हटा दिया क्योंकि ये कुछ एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अगर आपका कुछ है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स वगैरह तो आप इसे चेक रखिए, अदरवाइज आप इसे हटा दीजिए। इसके बाद देखिए अदर्स है, यहाँ पे अदर्स में आपके पास शेड्यूल ऑफ करंट ईयर लॉसेस, बिल्कुल ITR 3 इसीलिए फाइल कर रही हैं क्योंकि FNO ट्रांजैक्शंस किए और उसके बाद वहाँ पे कुछ करंट ईयर के लॉसेस हुए जो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कुछ अगर पुराने लॉसेस है तो ये सारे आप टिक रखिए, इन्हें मत हटाइए। और इसके बाद कुछ फॉरेन एसेट्स हैं तो इसे चेक कर लीजिए, अदरवाइज हटा दीजिए। शेड्यूल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर आप इसे भी एप्लीकेबल नहीं है तो हटा सकते हैं। अब देखिए टोटली हमारे पास यहाँ पे देखिए सिर्फ 16 शेड्यूल्स हो गए हैं, इससे पहले काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल्स थे। फाइनली आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर काफ़ी जनरल कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी कि क्या आप यहाँ पर न्यू रेजिम चूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। उसके बाद ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट ईयर नहीं, यहाँ भी हम ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू कर दीजिए। अगर आप करते हैं तो आपको 10E फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, मैंने कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है कुछ और डोनेशंस वगैरह, सैलरी वगैरह, आप चाहे तो इसे नो कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे आपको स्किप करने का ऑप्शन मिलेगा। इन सभी क्वेश्चंस को स्किप कर दीजिए। हाँ, अगर कुछ एप्लीकेबल है तो जरूर फाइल कीजिए, जैसे 80D मान लीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस है, कुछ भी है आपके पास, LIC वगैरह आपके पास जरूर होगी, तो यहाँ पर आप जो भी अमाउंट है वो अपना यहाँ पे डाल दीजिए, तो वो आपको जरूर डालना है। इसके अलावा अगर नहीं है अमाउंट्स कुछ भी तो आप यहाँ पर स्किप कर दीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने स्किप किया और मैं आगे बढ़ गया। सो फाइनली इस डैशबोर्ड पे आए, यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ शेड्यूल्स दिखाई देंगे, सारे हमें फिल करने हैं। एक चेक बॉक्स यहाँ पे टिक्स लगते आए लगेंगे, ग्रीन टिक्स लगते चले जाएंगे, तो हमें इंश्योर करना है कि सभी पे ग्रीन टिक्स लगे हुए हो। फर्स्ट मैं जनरल टैब पे आ जाता हूँ, प्रोवाइड योर कन्फर्मेशन, आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस। देखिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट वो आप अपना डाल लेंगे। अगर कुछ अपडेट करना है तो अपडेट भी कर सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ जाता हूँ, फाइलिंग सेक्शन 139(1) रखना है। अगर आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं 31 जुलाई से पहले, और अगर 31 जुलाई के बाद फाइल कर रहे हैं तो आपको चूज करना होगा बिलेटेड रिटर्न 139(4) में। तो क्योंकि हम ये 31 जुलाई से पहले फाइल कर रहे हैं, 139(1) हमने चूज किया है। रिटर्न टू नोटिस, नहीं जी कोई नोटिस नहीं आया हमें। हैव यू एवर ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजीम, नहीं कभी नहीं किया हमने ऑप्ट। ऑप्शन फॉर करंट ईयर, वो भी हम नहीं करेंगे, न्यू टैक्स रिजीम में हम नहीं जा रहे हैं, हम ओल्ड रिजीम के हिसाब से फाइल करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह अपडेट कर दीजिए, सो जैसे रेजिडेंट मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। कंडीशंस फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस, यू वर इन इंडिया फॉर 180 डेज, बिल्कुल हम 180 डेज इंडिया में ही थे, इंडिया के बाहर हम नहीं जाते हैं, मतलब आमतौर पर, तो आप यहाँ पर इसे चूज़ कर लेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H पोर्टुगीज सिविल कोड, उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, ये पूरा आपका नो रहेगा। आपका FII FPI है नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह नहीं है। डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे से आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आप खुद ही फाइल कर रहे हैं, तो आप इसे नो कर दीजिए। अगर आप किसी के बिहाफ पर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे यस करके अपनी डिटेल्स वगैरह डालनी रहेंगी। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप, अगर आप डायरेक्टर हैं तो यस कीजिए, डायरेक्टर नहीं है तो नो कर दीजिए। डिटेल्स ऑफ फर्म, किसी फर्म में आप पार्टनर हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो। अनलिस्टेड शेयर्स हैं नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इसे भी नो कर दीजिए। मैं क्विकली इसे अपडेट कर देता हूँ। अब है आपकी ऑडिट की इन्फॉर्मेशन, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA। क्या है सेक्शन 44AA? 44AA आपको बताता है कि क्या आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खाते वगैरह बनाने की जरूरत है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या है 44AA। इनकम टैक्स इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से मैंने सेक्शन को ओपन किया है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय सर्टेन पर्सन्स कैरिंग ऑन प्रोफेशन और बिजनेस, कहते हैं कि जी इन व्यक्तियों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है। कौन से व्यक्ति हैं? नंबर 1 सबसेक्शन 1 में कहा गया है एवरी पर्सन कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट प्रोफेशन या फिर अकाउंटिंग, जैसे कि CAs हो गए, या फिर टेक्निकल कंसल्टेंसी वगैरह प्रोवाइड करते हो, इंटीरियर डेकोरेशन, इन सब प्रोफेशंस वालों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत बताई गई है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन नॉट बीइंग अ प्रोफेशन रेफर्ड टू इन दिस अबव। यदि आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो इनके अलावा है तो भी आपके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। चलिए कंडीशंस को देखते हैं। इफ हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स 1,20,000 रुपीज ऑफ, मेरी इनकम यदि 1,20,000 से ज्यादा है तो मुझे बुक्स ऑफ मेंटेन करने की जरूरत पड़ सकती है। और हिज टोटल सेल इनकम, मान लीजिए कुछ नहीं हुई, लॉसेस है, लेकिन मेरी जो टोटल सेल है, टोटल टर्नओवर है या फिर ग्रॉस रिसीट है, वो कितनी है? एक्सीड्स 10 लाख रुपीज। अब आप हमें बताइए हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर मैं बात करूं हमारे हिसाब से, हमारी जो टर्नओवर है क्या वो एक्सीड कर रही है? लॉ ने कहा 10 लाख रुपीज, एक्सीड्स 10 लाख रुपीज इन एनी ऑफ द 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। 10 लाख यहाँ पर मेरी टर्नओवर एक्सीड करेगी जो वहाँ पे जो हमें लिमिट दी गई है। इसका मतलब मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि लॉ हमें कहता है कि इन एनी ऑफ द 3 years, किसी भी 3 सालों में,
मान लीजिए पिछले साल नहीं हुआ, लेकिन एक समय में मे बी 2021 में आपकी टर्नओवर जो थी आपकी 10 लाख से ज्यादा थी, या फिर मान लीजिए किसी भी 3 सालों में, तो भी आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, जिस साल की हम प्रिपेयर कर रहे हैं उस साल की नहीं देखनी है, उससे पहले के 3 सालों की देखनी है। मान लीजिए हम 22-23 की भी रिटर्न फाइल जैसे करेंगे तो 22-23 की हमें नहीं देखनी है, 20-21 की, 21-22 की, और उससे पहले वाले साल 19-20 की, उनकी हमें देखनी है। अगर वहां पे आपके 10 लाख से एक्सीड हुई है तो आपको बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है। इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस है, बहुत सिंपल कंडीशंस है। आप वीडियो को एक बार पॉज करके भी देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें जैसे करंट ईयर में 10 लाख से ज्यादा का मेरा टर्नओवर है, तो पिछले साल भी मैं मान रहा हूँ कि 10 लाख से ज्यादा था, उससे पहले भी 10 लाख से ज्यादा का था, तो हमारे यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की। तो मैं अब आ जाता हूँ ITR पर। तो मुझे यहाँ पर करना रहेगा, आर यू लाइबल टू मेंटेन बुक्स एंड अकाउंट? जी हाँ, मैं हूँ लाइबल, तो मैंने येस कर दिया है। वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम अंडर ओनली अंडर सेक्शन 44AE, 44B, BB, AD, 44ADA, BB स्पेसिफिक सेक्शंस हैं, जैसे आपके प्रिजम्पटिव वगैरह के सेक्शंस हैं। अगर आप कर रहे हैं उसमें डिक्लेयर तो आप येस कीजिए, अदरवाइज आपसे नो कर दीजिए। मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। Whether during the year total sales turnover gross receipts of businesses between 1 crore and 10 crore, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है? जी नहीं, हमारे तो 10 लाख ही है, तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। नो टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। अगर आपकी टर्नओवर एक्सेल शीट में जो मैंने दिखाया था, फिर से एक बार बता दूं, यहाँ पे मेरी सिर्फ 10,01,000 की टर्नओवर आई है, तो मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ की टर्नओवर यहाँ पे आई है, तो मैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चूज करूंगा। आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB? क्या ऑडिट की आवश्यकता है? हम ऑलरेडी डिटरमिन कर चुके हैं, ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही है, तो मैंने यहाँ पे नो चूज किया। आर यू लाइबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 92E? आप इसमें भी नो कर दीजिए। इसके अलावा इफ लाइबल टू फर्निश अदर रिपोर्ट्स मेंशन्ड, इसको भी आप नो कर दीजिए। हमें किसी प्रकार की किसी ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। फाइनली से सेव कर दीजिए। यहाँ पर आप आएंगे बैंक डिटेल्स में, अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ऐड बैंक अकाउंट, सिंपल प्रोसेस है। बैंक अकाउंट डालिए, IFSC कोड डालिए, सेव कर दीजिए। आप फाइनली यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद। ये देखिए फाइनली यहाँ पे पार्ट A अपडेट हो चुका है, तो कंफर्म का टिक आ गया। इसी हिसाब से हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, सभी सेक्शंस अपडेट करने हैं। नेचर ऑफ बिजनेस पर आ जाते हैं। प्रोवाइड योर कन्फर्मेशन क्लिक किया मैंने। यहाँ पर जो कोड रहेगा आपका, कोड रहेगा अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज। अगर आपका कोई ट्रेड नेम है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपके बिजनेस का नाम हो। अगर आप खुद का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे लिख देंगे ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, और इस हिसाब से आप इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद से कंफर्म कर दीजिए। चलिए 2 टिक लग चुके हैं। बैलेंस शीट पे आ जाइए। बैलेंस शीट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास 3 सेक्शंस हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, नो अकाउंट केस। सबसे पहले मैं नो अकाउंट केस बताता हूँ, क्योंकि सबसे आसान है। नो अकाउंट केस का मतलब है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारे केस में 10 लाख से ऊपर की टर्नओवर है, तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है। और बुक्स एंड अकाउंट्स में कोई बहुत बड़ा चौड़ा काम नहीं है। आपके पास जो रिपोर्ट आती है जीरोधा की, आप उसमें सारे आपके ट्रांजेक्शंस रहते ही हैं। उसके अलावा आपको एक बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, जो कि मैंने इसे थोड़ी देर पहले दिखाया ही था आपको, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जस्ट इन केस आपकी बहुत थोड़ी सी टर्नओवर है, तो आप नो अकाउंट केस में भी यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 1-2 बेसिक डिटेल्स देनी पड़ती है, जैसे आपके सनरी डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, स्टॉक इन ट्रेड, कैश एट बैंक कितना है, और आपसे सेव कर दीजिए। दैट इज इनफ। अभी मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो यह है कि अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ आपको बैलेंस शीट में इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप कैसे डालेंगे। आप सोर्स ऑफ फंड्स पे ऐड कीजिए और ऐड डिटेल पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए अलग अलग यहाँ पे आपको हेड्स मिलेंगे। प्रोप्राइटर्स कैपिटल, मैं आपको अपनी एक्सेल शीट पहले दिखा देता हूँ। इस एक्सेल शीट पर मैंने जो कैलकुलेशन की थी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हो सकता है आपके ऊपर उतनी एप्लीकेबल ना हो, अपने हिसाब से डाल लीजिए, लेकिन ये आपको एक एग्जाम्पल, एक रेफरेंस के हिसाब से तौर पर आप इसे यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो प्रोप्राइटर्स कैपिटल में डाल देता हूँ 5 लाख, लोन है 2 लाख का, क्रेडिटर है 50,000 का, अदर पेबल्स है 1,50,000 के। मैं इसे फटाफट से अपडेट कर देता हूँ। ये देखिए लोन्स के केस में मैंने यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम अदर्स डाल दिया 2 लाख, और मान लीजिए मैंने अपने दोस्त से कुछ लोन लिया तो आप ऐसे डाल सकते हैं। बैंक से लिया है, बैंक है भी तो डालिए, अदरवाइज मत डालिए। बैंक का तो बैंक का ऑप्शन रहेगा। प्रोप्राइटर फंड में मैंने 5 लाख यहाँ पे डाल दिए। टोटल यहाँ पर देखिए 9 लाख आ चुका है, और मैं यहाँ पे इसे ऐड कर देता हूँ। अब बात की जा रही है एप्लीकेशन ऑफ फंड की, यानी आपने फंड्स कहाँ कहाँ यूज किए हैं। इसे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऐड डिटेल्स कर दीजिए। ऐड डिटेल्स में जैसे आपके पास कोई फिक्स एसेट्स है, मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल फोन है जिसे आप यूज करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आएगी। इन्वेस्टमेंट्स के केस में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ गोल्ड वगैरह है, उस टाइप से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए। करंट एसेट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस आप यहाँ पर अपडेट कर देंगे। इस तरह से आप शेड्यूल को भी अपडेट कर दीजिए। बैलेंस शीट मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो ये सारे आइटम्स मैं अकॉर्डिंगली सेक्शंस में अपडेट कर देता हूँ। तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स 9 लाख बराबर। अब कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग तो आप करते नहीं है, तो आप इसे बस क्लिक करेंगे और इसको आप जस्ट कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि सारे अमाउंट्स 0 हैं।
दिस इज डन। देखिए इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड आप स्टेप बाय स्टेप चलें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ट्रेडिंग अकाउंट में भी आप यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, आप डायरेक्टली जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है आप उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो अप्रोच फॉलो करता हूँ, मैं ट्रेडिंग अकाउंट को यूज़ नहीं करता हूँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने एज इट इज़ कन्फर्म करके क्लोज कर दिया है और मैं अपने सेल एंड परचेज को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ही दिखाता हूँ। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर मैंने क्लिक किया और अब देखिए मुद्दे की बात, यहाँ पे आपको क्रेडिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि क्या आपके पास पैसा आया है उसे आप डालेंगे, डेबिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस यानी क्या आपका खर्चा हुआ है या परचेज किए हैं वो सब आप यहाँ पे डालेंगे, तो उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट या लॉस यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं पहले क्रेडिट्स डाल देता हूँ, ऐड डिटेल्स अपनी जो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, यहाँ पे देखिए सेल हुई है ऑप्शंस की 81 लाख रुपए के ऑप्शन सेल किए हैं, तो ये मैं यहाँ पे डाल दूंगा। देखिए यहाँ पर आपके पास अगर मैं देखूँ तो कोई ऐसा प्रॉपर हेड आपको नहीं दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर जो एनी अदर इनकम यहाँ पे आप लिख दीजिए सेल ऑफ ऑप्शंस, सेल ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। और यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे 81 लाख, और पूरा आप देख लीजिए कितना अमाउंट 8139,622 पूरा अमाउंट आपने यहाँ पे डाल दिया है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए टोटल क्रेडिट्स आ गया है, इसे ऐड कर दीजिए। क्रेडिट्स ऐड हो चुके हैं, आप यहाँ पे इसी हिसाब से डेबिट्स को भी ऐड करेंगे, इस पर क्लिक कीजिए ऐड डिटेल्स और पूरी यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाती है जो आपके एप्लीकेबल है। देखिए रेंट मुझे अपफ्रंट दिख रहा है, रेंट में यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पर देखिए आपको सभी हेड्स यहाँ पे दिखाई देंगे, आप अकॉर्डिंगली जो भी आपके खर्चे हुए हैं इन रिलेशन टू द बिजनेस आप अकॉर्डिंगली उसमें आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑडिट फीस, अदर एक्सपेंसेस। अगर किसी का हेड आपको पर्टिकुलरली नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप इसको अदर एक्सपेंसेस में डाल दीजिए। जैसे हमारे केस में ब्रोकरेज वगैरह का आपको हेड नहीं मिलेगा तो ब्रोकरेज वगैरह आप यहाँ पे डाल देंगे, तो आप इस तरह से इसे अपडेट कर पाएंगे। तो देखिए आपने यहाँ पे क्रेडिट्स डाल दिए थे, आपने डेबिट्स पे डाल दिए, अब आपका नेट प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे माइनस में आपका लॉस आ चुका है, अब आप इसे कंफर्म कर दीजिए। नेक्स्ट आपका शेड्यूल है, शेड्यूल बीपी बिजनेस और प्रोफेशन, इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे दिखाएगा कि आपका कितना आपका जो है वो लॉस है, 12,56,000 का लॉस यहाँ पे आ चुका है। इसे आप कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, नेक्स्ट हेड पर आप आएंगे, शेड्यूल ऑफ CYLA, BFLA और CFLA सभी आप 1 बाय 1 क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं करंट ईयर के जो भी आपके लॉसेस हैं, जैसे आपके इनकम ऑफ करंट ईयर, हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, बिजनेस लॉस है, अदर सोर्सेज लॉस है। तो देखिए बिजनेस लॉस में आपके 12 लाख अमाउंट यहाँ पे आ चुका है, जो हम क्लेम करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ पे अमाउंट आगे आ चुका है। और आप देखेंगे कि आपका लॉस रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ, सब कुछ सेट ऑफ जो भी हो सकता था होने के बाद 12 लाख का आपका लॉस है, बिल्कुल सही है, आप इसे कंफर्म कर दीजिए। सिमिलरली अब आप फिर से अपने नेक्स्ट शेड्यूल पे जाएंगे और BFLA पर जैसे ही आप आते हैं, ये आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, जो आपके पिछले साल की ITRs के जो भी आपके लॉसेस होंगे वो आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कहलाते हैं। इस केस में आपका कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे कंप्यूट सेट ऑफ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल है आपका शेड्यूल कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस, तो जो आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड आप कर रही हैं, देखिए यहाँ पर आपका ईयर ऑन ईयर बैलेंस यहाँ पे आपका दिखाई देगा, साल 10-11 के से आपका अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 15, 16, 16, 17। तो आप देखेंगे स्क्रॉल थोड़ा सा कीजिए और आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे 12,56,000 का जो लॉस था ये आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो ये आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बेसिकली 12,56 यहाँ पे दिखा रहा है। आप इसे कंप्यूट सेट ऑफ क्लिक कर दीजिए। ATG चैरिटी अगर कुछ की है तो आप यहाँ पे दिखाइए, अदरवाइज आप इसे ओपन कीजिए, कंफर्म कर दीजिए एंड जस्ट गो बैक। अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह की है तो डेफिनेटली उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास आपके रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स हैं। शेड्यूल 6A आपका कुछ ATC वगैरह का अमाउंट है, इंश्योरेंस वगैरह, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसे ओपन करेंगे, डालने के बाद अमाउंट आप यहाँ पे इसे कंफर्म कर दीजिए। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, मेरा फोकस यही था, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप FNO ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस बिजनेस की श्रेणी में आते हैं, और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आप कैसे अपने P&L प्रिपेयर करते हैं, कैसे अपनी टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं, कैसे आप ऑडिट की रिक्वायरमेंट को डिटरमिन करते हैं, वो सब आप चेक करेंगे। तो 1 बाय 1 आप सभी सेक्शन पर क्लिक कीजिए। स्पेशल रेट से आपकी किसी इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा है, आप इसे क्लिक करेंगे और उसे फिर कंफर्म कर दीजिए ताकि आपके पास वहाँ पे ग्रीन टिक आ जाए। हमने पूरी कोशिश की यहाँ पे कि हम कम से कम शेड्यूल्स ला पाएँ, लेकिन कुछ शेड्यूल्स जो हैं वो मैंडेटरी आ जाते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो जस्ट ओपन देम एंड क्लिक ऑन कंफर्म। सिमिलरली AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इसे भी आप कंफर्म कर दीजिए। और उसके बाद AMTC, इसे कंफर्म कर दीजिए। नो डाउट काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, और इसके लिए अगर आप किसी भी कंसल्टेंट वगैरह से फाइल करवाते हैं तो इसके लिए आपको अच्छी खासी फीस भी पे करनी पड़ती है। हम यहाँ पे आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स के साथ चीज़ों को सिखा सकें। तो अगर आपको हमारा ये एफर्ट सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। उसके बाद आप इसे कंफर्म कर देंगे। ये 12,56,000 का जो नंबर है ये हमारा फाइनली लॉस रहेगा।
और आप देखेंगे कि हमने अब फाइनली कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम पर आ गए हैं, प्रोवाइड योर कन्फर्मेशन, तो इस पर भी आप कंफर्म कर दीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी में अगर आप देखेंगे स्क्रॉल डाउन करके तो आपका यहाँ पे कुछ भी 00 आ रहा है, कोई आपकी टैक्स लाइबिलिटी वगैरह नहीं है, आप जस्ट इसे कंफर्म कर दीजिए। प्रीव्यू रिटर्न, इसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू कर दीजिए। बेसिक डिटेल्स आप डाल सकते हैं अपनी वहाँ पे, प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देंगे तो आप देखेंगे कि पूरी आपकी जो रिटर्न है वो एक समराइज्ड वे में आपके पास आ जाती है। इसे आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, 2 मिनट इस पर स्पेंड करेंगे तो ठीक रहेगा, कोई गलती है तो यहीं पे पकड़ में आ जाती है। और फाइनली प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आप इसे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। वैलिडेशन सक्सेसफुल होने के बाद आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं जेसन, या फिर आपको डायरेक्टली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करके वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे और अपने रिटर्न को ऑनलाइन फाइल कर देंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मेरा कंटेंट फाइनेंस टॉपिक्स पर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पर फोकस्ड रहता है। टैक्स प्लानिंग, रिफंड या फिर किसी प्रकार के जो क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट्स रहते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, उन टॉपिक्स पर मैं लगातार वीडियोस बनाता हूं। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डाउट्स, क्वेश्चंस, रिमार्क्स कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।